हे एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब हम आज पूरा वाटर के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। वाटर इंक्लूडिंग आइस, वेपर, सभी फॉर्म में वाटर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो हाइड्रोस्फीयर, सबसे पहले चीज़ है हाइड्रोस्फीयर। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। पता है ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ का जो 71% है वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है, और 29% जो है उस पर लैंड मास है, इसीलिए वो अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोस्फीयर में वाटर सभी फॉर्म में होता है, चाहे वो नदी में बह रहा है या ओशन में हो, लेक्स में हो, ग्लेशियर में हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, वेपर में हो, सारी फॉर्म में वाटर जितना भी होता है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता है। और 97% जो अर्थ की है, 97% जो अर्थ का जितना भी पानी अर्थ पे टोटल मिलता है उसमें से 97% जो पानी मिलता है वो मिलता है हमारा ओशंस के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा सोल्टी होता है, जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है। सो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है। एज लार्ज पोर्शन जो है वो, और उसके अलावा वो एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा जो वाटर का है वो आइस शीट की फॉर्म में है और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड भी है कुछ परसेंट, लेकिन वो बहुत कम परसेंट है। और जितना आइस शीट और ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर है वही हमारा ह्यूमन यूज़ के लिए या फ्रेश वाटर है, जिसको इंसान पी सकता है डायरेक्टली, या हम डायरेक्टली अपने कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो हमारा ओशन वाटर है 97% जो मिलता है वो इतना सोल्टी है कि ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है, हम बात करेंगे देखो पानी, जो पीने का पानी है वो इंडिया तो क्या पूरी अर्थ पे काफ़ी शॉर्टेज है। ऐसा पानी जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कंजप्शन के लिए, उसकी बहुत शॉर्टेज है। फिर भी हम वाटर अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। अब वाटर का ही पार्ट है ओशन। तो ओशन के बारे में पूछे तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के अंदर ओशंस आते हैं। सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ओशन वाटर ऑलवेज मूव करता रहता है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। और जो मेन मूवमेंट होती है अर्थ ओशन वाटर की वो होती है वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। देखो वेव्स, टाइड एंड ओशन करंट, ये तीन मूवमेंट होती है ओशन वाटर की। और अब हम बात करें हमारे पास कौन कौन से ओशन है, तो हमारे पास 5 मेजर ओशंस है, जिसमें सबसे पहला है पैसिफिक ओशन, दूसरा है हमारा अटलांटिक ओशन, तीसरा है हमारा आर्कटिक ओशन एंड चौथा है इंडियन ओशन, और पांचवा है हमारा सदर्न ओशन। जिनको इनके साइज के हिसाब से देखें तो सबसे पहले पैसिफिक, देन अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन, ये सारे ओशंस हैं। और अगर ओशंस की बात करें तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, ये धरती के 1/3 पार्ट पे फैला हुआ है। और दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट जो कि है मरियाना ट्रेंच, वो इसी पे पाया जाता है। और इसके अलावा पैसिफिक ओशन में ही मिलता है दुनिया का सबसे गहरा जो पॉइंट है वो, और यही सबसे बड़ा ओशन है। और ये धरती के 1/3 पार्ट में, 1/3 पार्ट के अंदर, ये धरती के 1/3 पार्ट में फैला हुआ है, ठीक है। और जो पैसिफिक ओशन है वो लगभग लगभग गोल शेप में है, ठीक है। और इसके अलावा जो पैसिफिक ओशन है वो एरिया कवर करता है, वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट को, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर करता है पैसिफिक ओशन। और अगर इसका मैप पे लोकेशन देखा जाए तो चलिए आइए देखते हैं मैप पे लोकेशन पैसिफिक ओशन की। तो ये जो डायग्राम है आपके सामने स्क्रीन पे, ये जो विजिबल है, ये वाला पार्ट जो हमारा पैसिफिक ओशन का है, जो कि इधर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ रहा है, इधर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ रहा है, और ये हमारा है पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट डायरेक्शन में। और इसके अलावा देखा जाए तो इधर हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये भी पैसिफिक ओशन के पास ही पड़ता है। ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, दोनों पैसिफिक ओशन इन दोनों के ईस्ट में पड़ता है। और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के वेस्ट में पड़ता है पैसिफिक ओशन, जो कि सबसे बड़ा ओशन है। और सबसे गहरा जो पॉइंट है मरियाना ट्रेंच, वो भी पैसिफिक ओशन पे ही पड़ता है। और इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ये जो ओशन है ये ओ शेप्ड है या सर्कल शेप्ड है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे अटलांटिक ओशन के बारे में। तो अटलांटिक ओशन सबसे सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, और सबसे मेन चीज़ है अटलांटिक ओशन की शेप, जो कि है एस शेप्ड, ठीक है। अटलांटिक ओशन की शेप है एस शेप्ड।
और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पास में पड़ता है ये, और इसके वेस्ट साइड पे पड़ती है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, और यूरोप और अफ्रीका पड़ते हैं इस ओशन के ईस्ट साइड पे। अटलांटिक ओशन, ये देखो ये अटलांटिक ओशन है ऐसे एस शेप में, इसके इधर वाली जो साइड है यहाँ पर हमारा यूरोप और हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ते हैं, और इसके जो वेस्ट साइड है उस पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये पड़ते हैं, और हमारा अटलांटिक ओशन एस शेप में है। और जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की वो बहुत ज़्यादा इंटेंटेड है, और ये जो है बहुत ही इरेगुलर कोस्ट लाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो अगर कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे बिजी रहता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा कार्गोज और शिप पास आउट होता है इस ओशन से, इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि ये 4 कॉन्टिनेंट्स के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। और इंडियन ओशन जो है सिर्फ इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पे है, जो कि है इंडिया के नाम पे, ठीक है। इंडियन ओशन का मतलब ये नहीं है ये इंडिया का अपना ओशन हो गया, ओशन तो सभी कंट्रीज का है, क्योंकि वो एक अकेले इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो किसी देश के नाम पे है। और इसकी शेप लगभग लगभग ट्रायंगल शेप में है, बोले तो त्रिभुज के आकार की शेप है इसकी, और इसके एक तरफ एशिया कॉन्टिनेंट पड़ता है, एक तरफ हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पड़ता है, ठीक है। और ये था इंडियन ओशन। और इसके बाद में अगर बात करें तो नॉर्थ में एशिया पड़ रहा है, वेस्ट में अफ्रीका भी पड़ रहा है, और ईस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पड़ रहा है। ये था इंडियन ओशन के बारे में, और इसकी शेप किस तरह की है, ट्रायंगल शेप। इसके बाद हमारी बारी आती है सदर्न ओशन की। सदर्न ओशन जो हमारा है वो जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास में पड़ता है, ठीक है। और ये साउथ डिग्री लगभग लगभग 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे पड़ता है, और सदर्न ओशन, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। ये देखो सदर्न ओशन के बारे में। अब बारी आती है हमारा लास्ट आज का ओशन जो कि है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल के पास में, और नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। ये देखो ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इधर पड़ता है हमारा आर्कटिक ओशन, और सदर्न ओशन पड़ता है साउथ हेमिस्फीयर में इधर की तरफ। तो ये जो है नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, और ये पैसिफिक ओशन से भी कनेक्टेड है एक बहुत ही नैरो स्ट्रेच से, जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट वो स्ट्रेट है जो कनेक्ट कर रही है हमारे आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, ठीक है। पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन को जो कनेक्ट कर रही है वो है हमारी बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो हमारा आर्कटिक ओशन है उसके नॉर्दर्न कोस्ट पे नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया पड़ते हैं। ये था हमारा सारे सभी ओशंस के बारे में। अब बात करते हैं हम हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो देखो हमारे चारों तरफ जो लेयर है गैस की जो हमें सराउंड करे वो एटमॉस्फेयर कहलाते हैं। ये जो पतला ब्लैंकेट है एयर का, यही पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का, और ये हमारे पूरे प्लेनेट का भी पार्ट है। और ये हमें वो एयर प्रोवाइड करता है जिसको हम ब्रीथ कर सकते हैं। ये हमें हार्मफुल सन रेज से जो है प्रोटेक्ट करता है। कौन? एटमॉस्फेयर। सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड करता है 1600 किलोमीटर की हाइट पे। देखो यहाँ से ये हमारी, अगर हम अर्थ की बात करें तो सबसे पहले अगर अर्थ की बात करें तो ये हमारी अर्थ है। इसका ये जो इक्वेटर पॉइंट है, इसके बीचों बीच जो लाइन लगाई गई है वो इक्वेटर पॉइंट है। ये इक्वेटर पॉइंट को हम 0 बोलते हैं, 0 डिग्री। तो यहाँ से ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ साउथ पोल की तरफ। तो एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो अगर इक्वेटर पे देखी जाए तो मैक्सिमम 1600 किलोमीटर तक रहेगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर डिवाइड किया गया 5 अलग अलग लेयर्स के अंदर, 5 अलग अलग लेयर्स में। वो लेयर्स जो हमने एटमॉस्फेयर की डिवाइड करी है वो उनके टेम्परेचर और अन्य जितनी भी प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर मतलब गर्मियाँ सभी, उसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है 5 लेयर्स को। जो लेयर्स है जिसमें सबसे पहली हमारी लेयर आ जाती है ट्रोपोस्फेयर, देन हमारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर। पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये सारी हमारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। मीजोस्फेयर, सबसे पहली लेयर हमारी है थर्मोस्फेयर, नो सॉरी ट्रोपोस्फेयर, देन हमारे स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारे मीजोस्फेयर, फिर हमारी थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये थी हमारी लेयर्स एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर मेनली जो होता है उसके अंदर 78% हमारे पास नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, बाकी 21% अन्य ऑक्सीजन होती है, प्लस कुछ 1% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी सारी गैसेज होती है।
ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और नाइट्रोजन जो है देखो 21% ऑक्सीजन मिल रही है, वो हमारी ह्यूमन बींग्स की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और किसी भी प्लांट की ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, जो कि मिलती है हमें 71% एटमोसफेयर के अंदर। CO2 और जो बाकी जितनी भी गैसेज है वो प्रेजेंट है बहुत ही कम अमाउंट में, 0.5 समथिंग अमाउंट के अंदर। और वो जो है हमारी हीट वगैरह को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ के अंदर, और इससे प्लैनेट को गर्म रखती है। और ये बहुत ज़रूरी है हमारे प्लैनेट की ग्रोथ के लिए और एटमॉस्फेयर की डेस्टिनी के लिए। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी मतलब एटमॉस्फेयर की जो गहराई है वो हाइट के हिसाब से बदलती रहती है। वो पोल पे कुछ और होगी, इक्वेटर पे कुछ और होगी, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो गहराई हमारे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है या गहराई है वो सी लेवल पे मैक्सिमम होती है और रैपिडली डिक्रीज हो रही होती है जितना हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है जो, अब देखो इसका एग्जांपल दे देते हैं कि किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट ऑफ लेयर जो चेंज होती रहती है। अभी देखो जितना भी हमारे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग होते हैं वो सारे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो उनकी ना कम रैपिडली उनकी जो सांस वगैरह फूलती रहती है, उनको ब्रीथिंग में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितना ऊपर जाते हैं उतना एयर कम हो जाती है, डेंसिटी ऑफ एयर जितना कम हो रही है उतना ही उनको दिक्कत होगी इतना हाइट पे जाने में। और इसी वजह से उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं, ताकि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम से ना जूझना पड़े हाई टेम्परेचर पे, हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर। और जो टेम्परेचर है वो भी जितना ऊपर जाते हैं वो उतना घटता जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे। और जो हमारा टेम्परेचर है वो प्लेस टू प्लेस वेराई करता रहता है, कुछ एरिया में बहुत हाई प्रेशर होगा, कुछ एरिया में बहुत लो प्रेशर होगा। एयर मूव हमेशा करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये था हमारा एयर के बारे में। अब बारी आ जाती है हमारा बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर वो पार्ट है हमारी धरती का, बहुत ही नैरो जोन होता है जिसमें जमीन, पानी और हवा का एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और यही वो जोन है जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, और यही हमारे प्लेनेट को, अर्थ को बाकी प्लेनेट से अलग बनाता है, क्योंकि हमारे प्लेनेट में बायोस्फीयर पाया जाता है। और ऐसे जो बायोस्फीयर है वो मतलब लिविंग पार्ट होता है। तो अभी देखो पहले इस पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं, इस पिक्चर में जैसे हमें दिखाया गया ये वाला पोर्शन जो वाटर वाला पोर्शन है ये हाइड्रोस्फीयर है, जो ऊपर हवा वाला पोर्शन है वो एटमोस्फीयर है, और इधर इधर वाला पोर्शन हमारा लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर मतलब जमीनी भाग। ठीक है, और अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की पाई जाती है, बिल्कुल बहुत माइन्यूट से साइज से लेके बहुत बड़े साइज तक। ऐसी भी होती है जिनको हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से, उनसे लेकर इतने बड़े बड़े ह्यूज मैमल, एलिफेंट तक पाए जाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी जीवित है वो सब ह्यूमन है, इंक्लूडिंग ह्यूमन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बायोस्फीयर के थ्रू सर्वाइवल के लिए। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोस्फीयर के अंदर वो डिवाइड किए जाते हैं उनके किंगडम के बेसिस पे, चाहे वो प्लांट है तो प्लांट किंगडम के बेसिस पे, और एनिमल्स है तो एनिमल किंगडम के बेसिस पे। तीन डोमेन्स होते हैं अर्थ के जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। वो मिलके बनाते हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर, वो तीनों मिलके बनाते हैं हमारे बायोस्फीयर को। एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारी जो लकड़ी की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमने पेड़ को कट किया, या फिर हमने जमीन को खाली किया पेड़ को कट करके एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, जिससे कि अब ये क्या हो रहा है, हमने जमीन को जैसे ही क्लियर कर दिया खेती करने के लिए, वैसे ही वहाँ की जो मिट्टी है वो रिमूव हो जा रही है और स्लोप्स की तरफ चली जा रही है। स्लोप्स मतलब ढलान की तरफ चले जाती है वो मिट्टी। इसी तरह से अर्थ का जो सरफेस है वो भी चेंज होता रहता है नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक वगैरह से। जैसे कि अब कई कुछ टाइम पहले वो सुनामी वगैरह आई थी, अभी अंडमान और निकोबार के कुछ पार्ट जो है पानी में एकदम सबमर्ज हो गए थे। 2004 के अंदर सुनामी आई थी जिसमें अंडमान और निकोबार के कुछ पार्ट वाटर में सबमर्ज हो गए थे। और वेस्ट मटेरियल जो है लेक्स और रिवर के अंदर जो डालते हैं ह्यूमन, उससे भी वो भी हमारी अर्थ को और हमारी लाइफ को डैमेज कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रीज से, थर्मल पावर प्लांट से, इन सब से भी जो पोल्यूशन होता है वो भी हमें डैमेज कर रहा होता है। और CO2 को जितना बढ़ाया जाएगा ग्लोबल टेम्परेचर उतना ही बढ़ जाता है।
और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं कि जितना CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा और उतना ही हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ यहीं तक